बीबीसी दुनिया में आज देखिए, खामनेई के बाद अब उनके करीबी पर निशाना। इजराइल का दावा, ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हमले में गई जान। ईरान के लिए कितना बड़ा झटका, बुलेटिन में करेंगे बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए क्यों ट्रंप को नहीं मिल रहा अमेरिका के सहयोगियों का साथ, क्या है मुश्किलें, दिखाएंगे रिपोर्ट। खाड़ी के देशों में क्यों सिर्फ तेल ही नहीं, पानी भी बढ़ा सकती है मुश्किल, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में अस्पताल पर हमला, कईयों की मौत, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। ग्राउंड पर मौजूद बीबीसी की टीम से जानेंगे क्या है हालात। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। ईरान जंग के 18वें दिन बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के खामनेई के करीब माने जाने वाले और देश के सुरक्षा प्रमुख को हमले में मार दिया है। वहीं जंग से नाखुश अमेरिका के एक टॉप ऑफिशियल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और लिखा कि काफ़ी सोचने के बाद मैंने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में डायरेक्टर के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है, जो आज से लागू होगा। मैं ईमानदारी से ईरान में हो रही जंग का समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने आगे लिखा कि ईरान से अमेरिका को कोई तत्काल खतरा नहीं था और ये साफ है कि इजराइल और वहाँ की मजबूत अमेरिकी लॉबी की वजह से हमने ये जंग शुरू की। उन्होंने इस पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखा, अपना रेजिग्नेशन लेटर भी अटैच किया, जिसमें लिखा है कि जून 2025 तक आप समझते थे कि मध्य पूर्व में हो रही लड़ाइयां एक ऐसा जाल है जिसने अमेरिका के कई देश प्रेमियों की जान ले ली और अमेरिका के पैसे और समृद्धि को कम किया। साथ ही लिखा कि बतौर एक वेटरन जिसे 11 बार जंग लड़ने के लिए भेजा गया और एक गोल्ड स्टार पति जिसने अपनी प्यारी पत्नी शैनन को जंग में खोया, जिसे इजराइल ने शुरू किया, मैं नई पीढ़ी को उस जंग में भेजने और मारे जाने का समर्थन नहीं करता जो अमेरिका के लोगों को कोई फायदा नहीं पहुंचा रही और जिसके लिए अमेरिकी लोगों की जान को जोखिम में डालना जायज नहीं है। वैसे जो केंट को इस पद के लिए ट्रंप ने ही चुना था। ऐसे में इनका पद छोड़ना इस जंग में अमेरिका की मंशा पर सवाल खड़े करता है। वहीं ईरान में जंग की शुरुआत में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के मारे जाने के बाद अब उनके करीबी के मारे जाने की खबर आई है। आज इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने दावा किया कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी बीती रात हुए इजरायली हमले में मारे गए। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। वो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के राइट हैंड माने जाते रहे हैं। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो अली खामनेई की मौत के बाद ईरान की लीडरशिप के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। इस्राएली सेना का यह भी दावा है कि कल रात हुए हमलों में बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी की भी मौत हुई है। इस्राएली सेना के मुताबिक घोलमरेजा को निशाना बनाया गया जब वो एक टेंट कैंप में थे, जिसे हाल ही में बसीज में बनाया गया था। और इसी दावे को दोबारा इजराइल के पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी दोहराया और एक्स पर लिखा कि अली लारिजानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मुखिया, जो असल में ईरान को चलाने वाला एक गैंग है। हमने बसीज के कमांडर को भी खत्म कर दिया है। ये वही लोग हैं जो तेहरान और दूसरे शहरों में लोगों को डराते हैं। उधर ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल और अमेरिका की तरफ से कई हवाई हमले किए गए। इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने तेहरान में कमांड सेंटर्स के साथ साथ उन साइट्स को निशाना बनाया जहां ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम स्टोर किए गए हैं। कई परिवारों ने इस हमले में मारे गए अपने परिजनों को आज तेहरान के सबसे पुराने और बड़े कब्रिस्तान में दफनाया। और ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के हमले का जवाब दे रहा है वो, और मध्य पूर्व पर अपने हमले जारी भी रखा हुआ है। इस बीच इराक की राजधानी बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर 2 हमले हुए। हमले कई ड्रोन्स और रॉकेट से किए गए। ड्रोन्स की वजह से बगदाद के ग्रीन जोन में मौजूद एक लग्जरी होटल में आग लग गई और ड्रोन्स ने दक्षिण इराक के एक बड़ी ऑयल फील्ड को भी निशाना बनाया। खाड़ी में यूएई के मेजर एनर्जी हब फुजैरा को एक बार फिर कल रात ईरान ने निशाना बनाया और वहां के एक और ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। कल इस हमले के बाद अधिकारियों ने शाह गैस फील्ड पर सभी ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड्स में से एक है। उधर इजराइल का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान में और सैनिक भेजे हैं। इजराइल वहां हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। इजराइल ने कहा है कि उसने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। लेबनान की सरकार का कहना है कि इस कार्रवाई की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने के लिए जो मदद मांग रहे थे, खासकर नेटो के सदस्य देशों से, उन्होंने अब कहा है कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। ट्रुथ सोशल पर एक लंबा पोस्ट डालकर ट्रंप ने लिखा
कि नेटो के ज़्यादातर सहयोगी देशों ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ चल रहे हमारे मिलिट्री ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं इससे हैरान नहीं हूं, क्योंकि हमें सैन्य स्तर पर इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। हमें नेटो देशों के सहयोग की ना तो ज़रूरत है, ना ही चाहत है, ना हमें कभी चाहिए थी। और ट्रंप का प्रस्ताव था कि तेल टैंकरों को इस जलमार्ग से मल्टीनेशनल फोर्स एस्कॉर्ट करे, लेकिन कई देश, जिनमें ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी शिप्स को भेजने से मना कर दिया है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि इस मसले को राजनीति से सुलझाया जा सकता है, ना कि सैन्य कार्रवाई से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के कुल तेल सप्लाई का 20% यानी कि करीब तेल के 2 करोड़ बैरल्स गुजरते हैं, और यह दुनिया के बिजिएस्ट शिपिंग चैनल्स में से एक है। लेकिन ईरान के इसे बंद करने के बाद ग्लोबल इकोनॉमी पर खतरा मंडरा रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता जोनाथन बील की रिपोर्ट। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सालों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, जिसे वो अपना मानते हैं, वहां विदेशी वॉरशिप्स पर हमले की तैयारी करते रहे हैं। वो इसे ब्लॉक करने की तैयारी में जुटे थे। जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए बारूदी सुरंग बिछाने वाले हमलावर जहाज तैयार हैं और इंतजार में हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए ये चेतावनी दी गई। अमेरिका ईरान की नौसेना और माइन बिछाने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोमवार को कहा कि बहुत कुछ तबाह कर दिया गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों को खतरा पहुंचाने की उनकी क्षमता को खत्म कर रहे हैं। हमने माइन बिछाने वाले 30 से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक हमने उनके ऐसे सभी जहाजों को निशाना बनाया है। अब वो शायद इन्हें दूसरे शिप्स पर रखकर समंदर में गिरा सकते हैं। ईरान ने हजारों माइन तैयार की हैं, जिन्हें दूर से संचालित कर उनमें विस्फोट किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं पानी की सतह पर तैरती माइन, समुद्री तल से बंधी माइन, कुछ जो पानी के अंदर ही फटने की क्षमता रखती हैं, और लिम्पिट माइन जो सीधे जहाज पर लगाई जाती हैं। ये माइंस ज्यादातर नौसेनाओं को मदद करने से रोकने के लिए काफी हैं। हमारे सामने समुद्र की सतह पर सक्रिय खतरा है, चाहे वो तेज हमला करने वाले जहाज हों या बिना क्रू वाले जहाज। और पानी के नीचे भी खतरा मौजूद है, चाहे वो छोटे सबमरीन्स हों या माइंस। इन सब को जोड़ दें तो ये माहौल को बहुत ही खतरनाक बना देता है, और हम में से ज्यादातर देशों के पास ऐसे जहाज नहीं हैं जो इस माहौल में काम कर सकें। अभी तक अमेरिका और ब्रिटेन के पास इसी मकसद के लिए बहरीन में छोटे क्रू वाले माइन ढूंढने वाले जहाजों का बेड़ा तैनात था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्हें हटाकर अब ऐसे ऑटोनॉमस सिस्टम लगाए गए हैं जो माइन का पता लगाकर उन्हें तबाह करते हैं, लेकिन अभी तक जंग में इन्हें परखा नहीं गया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इनमें से कुछ सिस्टम्स अब इस इलाके में भेजे गए हैं, लेकिन इन्हें चलाने के लिए अब भी एक क्रू वाला बड़ा जहाज जरूरी है जो पानी के ऊपर और नीचे ड्रोन्स को कंट्रोल कर सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर नेटो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने में मदद नहीं करता है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका के कम ही सहयोगी अपने जहाजों को इस खतरे में डालने के लिए तैयार दिख रहे हैं। बीबीसी संवाददाता जोनाथन बील की रिपोर्ट। और युद्ध के दौरान गल्फ देशों के तेल भंडार की सुरक्षा को लेकर फिक्र तो जताई जा रही है, लेकिन सिर्फ तेल ही नहीं, पानी भी यहाँ की मुश्किल बढ़ा सकता है। डिसलिनेशन प्लांट गल्फ के देशों के लिए पीने के पानी पहुंचाने के लिए अहम है। इसके जरिए पानी को पीने लायक बनाया जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे तनाव बढ़ रहा है, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर फिक्र भी बढ़ती जा रही है। देखिए बीबीसी की साउथ एशिया रीजनल जर्नलिज्म टीम और साद सोहेल की रिपोर्ट। मिसाइलों और ड्रोन से खाड़ी के देशों में मौजूद ऑयल टैंकरों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ऑयल टैंकरों के अलावा लोगों के जीवन के लिए जरूरी डिसैलिनेशन प्लांट्स, जिससे समंदर के पानी को पीने लायक बनाया जाता है, उसे भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने ऐसे ही एक प्लांट को निशाना बनाया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ही जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू किया, उसने नहीं। ये खाड़ी के देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वहां पानी की कमी होती है। बड़े बड़े रेगिस्तान, कम बारिश की वजह से इन देशों में पीने लायक पानी के प्राकृतिक स्रोत बहुत सीमित हैं। ऑयल ने भले ही खाड़ी के देशों को मॉडर्न बनाया हो, लेकिन पानी इन्हें जिंदा रखता है। सऊदी अरब को उसकी जरूरत का 70% पीने का पानी ऐसे प्लांट्स से मिलता है,
ओमान के मामले में ये आंकड़ा 86% है और कुवैत में 90%। Kuwait is 90. So you can imagine that the without आप सोच सकते हैं कि इन प्लांट्स के बिना इस इलाके के अर्बन सिस्टम का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। will struggle to exist. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आम लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी चीजें, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच बहरीन ने ईरान पर अपने एक डीसैलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इससे पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। ज्यादातर डीसैलिनेशन प्लांट समुद्री तटों पर बने हैं ताकि वो समुद्र का पानी लेकर उसे साफ कर सके, और कई तो पूरे शहरों को पानी सप्लाई भी करते हैं। Desalination plants across the Gulf. गल्फ में मौजूद डीसैलिनेशन प्लांट्स कई तरह से खतरे में पड़ सकते हैं। पर्शियन गल्फ के दक्षिणी किनारे पर खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में लगभग 815 डीसैलिनेशन प्लांट हैं। GCC country. And these plants are vulnerable not only to इन पर सिर्फ मिसाइल और ड्रोन से सीधे हमला ही खतरा नहीं है, बल्कि उन पावर प्लांट पर हमला भी बड़ा जोखिम है जिससे ये डीसैलिनेशन प्लांट चलते हैं। बिजली बंद हुई तो पानी की सप्लाई रुक जाएगी। इसके अलावा साफ किया गया पानी लोगों तक पहुंचाने के लिए पंपिंग स्टेशन और पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। इन पर भी हमला किया जा सकता है। इन प्लांट्स पर साइबर हमले का भी खतरा है। साइबर वॉरफेयर ईरान की रणनीति का हिस्सा माना जाता है। forms part of Iran's arsenal. गल्फ के कई देश मुश्किल दिनों के लिए पानी बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स में रखते हैं, लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर डीसैलिनेशन प्लांट्स काम करना बंद करें तो ये स्टोर किया गया पानी कुछ दिन से लेकर एक हफ्ते तक ही चल पाएगा। बहरीन और कुवैत के पास बस कुछ दिन का स्टोरेज है। वहीं रिपोर्ट्स है कि यूएई के पास 40 दिन का पानी है। लेकिन इन देशों में अगर पानी की सप्लाई थम जाए और डीसैलिनेशन प्लांट पर सिर्फ 2 हमले हो जाएं तो इसका असर तुरंत लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। These plants are hit on out of operation. Obviously, अगर इन प्लांट्स पर हमला हुआ और ये बंद हुए तो सैनिटेशन सिस्टम फेल होने लगेंगे, और सिस्टम खराब हुआ तो लोगों की सेहत पर खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई आर्थिक गतिविधियां जैसे टूरिज्म और अलग अलग सर्विसेज जो गल्फ के देशों की अर्थव्यवस्था के लिए अहम हैं, उन पर असर होगा। Persian Gulf economies, their very existence depend ये सब पानी की सप्लाई पर निर्भर हैं। डिसैलिनेशन प्लांट्स को जल्दी ठीक करना लगभग नामुमकिन होता है। अगर ज्यादा नुकसान हो जाए तो उन्हें ठीक करने में कई महीने या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। months, if not longer. इस तनावपूर्ण क्षेत्र में दुबई, दोहा और कुवैत जैसे शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें उस लाइफलाइन पर निर्भर हैं जिसे खोने का वो जोखिम नहीं उठा सकती। ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बीच संघर्ष का एक और मोर्चा भी खुला दिख रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक हवाई हमले के बाद सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है। तालिबान का आरोप है कि यह हमला पाकिस्तान ने किया है। काबुल में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी यानी नशा मुक्ति केंद्र इस हमले का निशाना बना। ये वहीं की तस्वीरें हैं। मरीजों के रिश्तेदार घटनास्थल पर इकट्ठा हुए हैं। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया है कि इस घटना में 400 से ज्यादा आम लोग मारे गए हैं। बीबीसी ने स्वतंत्र रूप से इस संख्या की पुष्टि नहीं की है। और काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। घटनास्थल के बाहर से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता यमा मरीज। The rescue and search operation and the drug addicts rehabilitation. ड्रग एडिक्ट्स रिहैबिलिटेशन सेंटर में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। इस सेंटर को कल रात हवाई हमले में निशाना बनाया गया था। यहां मौजूद रेस्क्यू टीम ने बताया कि मलबे के नीचे अभी कुछ बॉडीज दबी हुई हैं। तबाही का पैमाना काफी बड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के सिर्फ इस हिस्से में ही 200 से ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स का इलाज चल रहा था। पूरे सेंटर में 3000 से ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स मौजूद थे जिनका इलाज किया जा रहा था। और तालिबान सरकार ने कुछ समय से एक बड़ा अभियान शुरू किया था जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों से ड्रग एडिक्ट्स को इकट्ठा करके यहाँ लाया जा रहा था। इसी वजह से यहाँ इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी। अब तालिबान सरकार का कहना है कि 400 लोगों की मौत हुई है और 250 घायल हैं। हालांकि कुछ देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ये शुरुआती आंकड़े हैं और इनमें बदलाव हो सकता है क्योंकि सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी हैं। काबुल से बीबीसी संवाददाता यमा बारिस की रिपोर्ट।
और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि पाकिस्तान ने मेडिकल सेंटर पर हमला करने से इनकार किया है। उसका कहना है कि वो सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, सिविलियन साइट्स को नहीं। पाकिस्तान ने कहा कि उसने काबुल और नंगरहार में मौजूद मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हमले किए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने भी दावा किया है कि उनकी सेना हथियारों के गोदाम और टेक्निकल फैसिलिटी को तबाह किया है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। मामले पर पाकिस्तान से ज्यादा जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता शुमाला खान। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ का क्लेम है कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से काबुल और नंगरहार में मिलिट्री इंस्टॉलेशन और टेररिज्म के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जो अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की स्पॉन्सरशिप में काम कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में उनका कहना था कि काबुल में 2 लोकेशंस पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनेशन स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को तबाह किया गया। उन्होंने लिखा कि स्ट्राइक्स के बाद होने वाले धमाके भी यही जाहिर करते हैं कि वहाँ गोला बारूद के डिपोज से। अताउल्ला तारड़ ने मजीद लिखा कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने नंगरहार में भी अफगान तालिबान की सरकार की स्पॉन्सरशिप में चलने वाली 4 टेररिस्ट साइट्स को निशाना बनाया और वहां मौजूद असलहा और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया। पाकिस्तानी मिनिस्टर का कहना है कि तमाम टारगेट्स को प्रिसिशन के साथ सिर्फ उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स तक महदूद रखा गया है जिन्हें अफगान तालिबान की सरकार टेररिस्ट की मदद के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि वीडियो में एयर स्ट्राइक्स के बाद एक दूसरे धमाके की वजह से उठने वाले शोलों से जाहिर होता है कि ये एक बड़ा एम्यूनेशन या असलहा डिपो था। बीबीसी इन क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फरवरी से टेंशन्स में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर मिलिटेंट ग्रुप्स को हार्बर करने का इल्ज़ाम लगाता है, जबकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार इस इल्ज़ाम को डिनाई करती है। चीन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान मीडिएशन की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशन में चीनी मिशन के सरकारी एक्स अकाउंट से जारी स्टेटमेंट के मुताबिक चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान रिस्ट्रेन से काम लेते हुए जल्द डायरेक्ट बातचीत करेंगे। चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने दोनों कंट्रीज पर जोर दिया है कि वो जल्द अज जल्द जंग बंद करें और अपने डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स को बातचीत के जरिए रिजॉल्व करें। और बीबीसी दुनिया में आज के लिए इतना ही। अब आप बीबीसी दुनिया को बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज के साथ साथ जियो टीवी और जियो टीवी प्लस पर भी देख सकते हैं लाइव। वक्त वहीं रात 10 बजे सोमवार से शुक्रवार। Thank you.